हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट जो कि है शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लाई हूं। मैं इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस को सम्मिलित की हूं फ्रेंड्स जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सभी विगत कई वर्षों से आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम में पूछे गए हैं। डीएलएड जिसको आप बीटीसी भी बोलते हैं, इसके थर्ड सेमेस्टर के पेपर में ये क्वेश्चंस विगत कई वर्षों से पूछे गए हैं फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें ताकि आप मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और अपने सभी मित्रों को शेयर भी करें ताकि सभी मित्र आपके इस वीडियो का लाभ उठा सके और मेरे जितने भी वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ सारे सब्जेक्ट्स के सभी लोग उसका लाभ उठा सके। आप लोगों का भलाई करना ही मेरा कर्तव्य है। आप लोगों की भलाई के लिए मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ ताकि किसी का भी बैक ना आने पाए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डॉक्टर बी.एस. ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों के कितने पक्ष बताए हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा 1956 में डॉक्टर बी.एस. ब्लूम ने, जिसको डॉक्टर बी.एस. ब्लूम ने अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में शैक्षिक उद्देश्य के अग्र 3 पक्ष बताए हैं। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावात्मक पक्ष और तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। ये 3 पक्ष उन्होंने डॉक्टर बी.एस. ब्लूम जी ने 1956 में कौन सी पुस्तक में, अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण, ये उनका पुस्तक है, इसमें शैक्षिक उद्देश्यों के 3 पक्ष बताए हैं जो कि निम्न प्रकार से हैं: ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, योगात्मक मूल्यांकन को समझाइए। मतलब योगात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं, इसको समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है योगात्मक मूल्यांकन। तो इसमें होगा, आंसर होगा, योगात्मक मूल्यांकन का अर्थ किसी पूर्व विकसित शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री की उपयुक्तता की जांच करना है। इससे स्वीकृत शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षा विधियों आदि को जारी रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। मतलब योगात्मक जो है, योगात्मक मूल्यांकन का जो क्या होता है कि किसी पूर्व विकसित शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री की उपयुक्तता की क्या करता है, वो जांच करता है और इससे स्वीकृत शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षा विधियों आदि को जारी रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। तो ये योगात्मक मूल्यांकन की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, परीक्षणों की रचना में कौन कौन से 5 चरण प्रयोग होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स कि परीक्षणों की रचना में जो है कौन कौन से 5 चरण प्रयुक्त होते हैं। तो कौन कौन से 5 चरण प्रयुक्त होते हैं, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में विगत कई वर्षों से पूछा जा रहा है प्रश्न फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा, प्रायः सभी मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक परीक्षणों की रचना में निम्नलिखित 5 चरण प्रयुक्त होते हैं। पहला, परीक्षण योजना बनाना। मतलब पहले सबसे नंबर 1 के चरण में क्या करेंगे, परीक्षण योजना बनाते हैं। सेकंड नंबर पे आता है परीक्षण के प्रारंभिक रूप की तैयारी करना। योजना बनाने के बाद परीक्षण के प्रारंभिक रूप की तैयारी करते हैं। थर्ड पे है फ्रेंड्स, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की जांच करना। मतलब जो परीक्षण के प्रारंभिक रूप की तैयारी करते हैं उसके बाद परीक्षण के प्रारंभिक रूप की जांच करते हैं। और फोर्थ है फ्रेंड्स, परीक्षण का मूल्यांकन करना। मतलब जांच के बाद मूल्यांकन का काम होता है, तो मूल्यांकन करते हैं फ्रेंड्स। और फिफ्थ है परीक्षण के अंतिम रूप की रचना। मतलब मूल्यांकन के बाद परीक्षण के अंतिम रूप की रचना होती है। तो नंबर 1 पे आता है फ्रेंड्स योजना बनाना। नंबर 2 पे आता है प्रारंभिक रूप की तैयारी करना। मतलब प्रारंभिक रूप की तैयारी की जाती है। उसके बाद आता है प्रारंभिक रूप का ही जांच करना और उसके बाद जांच करने के पश्चात कॉपियों की जैसे जांच होती है तो मूल्यांकन होता है, मतलब मार्क्स मिलते हैं। तो उसी तरह से प्रारंभिक रूप की जांच करने के पश्चात ही परीक्षण का मूल्यांकन करना और मूल्यांकन के बाद क्या होता है, परीक्षण के अंतिम रूप की रचना करना। ये
5 चरणों में जो है परीक्षणों की क्रिया संपन्न होती है। इसको आप 1 से 2 बार देखेंगे, समझ जाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप समझ जाइए कि किसी भी काम को करने में पहले योजना बनाते हैं, फिर उसके प्रारंभिक स्वरूप की तैयारी करते हैं, फिर जो तैयारी किए हैं उसकी जांच करते हैं और जांच के पश्चात उसका हम मूल्यांकन करते हैं और मूल्यांकन के बाद ही अंतिम रूप दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की क्या विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर होगा वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की निम्न विशेषताएं होती है। नंबर 1, इन परीक्षणों में ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर निश्चित व संक्षिप्त होते हैं। मतलब इन परीक्षणों में ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है जिनके उत्तर जो है निश्चित हो और संक्षिप्त हो। नंबर 2, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण एक कुशल निर्माण परीक्षण निर्माता ही कर सकता है। इसके निर्माण में विशिष्ट कौशल की आवश्यकता होती है। नंबर 3, इसमें छात्र को अपने भाव व्यक्त करने का अवसर नहीं मिल पाता है। मतलब इसमें छात्र अपना भाव नहीं व्यक्त कर सकता है। जैसे वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें जो एक निश्चित आंसर उसमें दिया रहता है, उसमें टिक करना होता है। अपने विचारों को उस क्वेश्चन के आंसर में अपने विचारों को छात्र व्यक्त नहीं कर पाता है। विचारों को किसमें व्यक्त करता है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। जैसे कि आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इसमें आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, अच्छे से बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, लेकिन उसमें अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता है, अवसर नहीं मिल पाता है विचारों को व्यक्त करने का। और 4th है, इसका अंकन आसान होता है, क्योंकि अगर 1-1 नंबर का क्वेश्चन है तो अगर टिक सही ऑप्शन पे किया है तो 1-1 नंबर मिलना आसान होता है। इस क्वेश्चन में जिस हिसाब से आप करेंगे, अगर ये आपका 2 नंबर का प्रश्न का आ रहा है तो 2 में से जिस हिसाब से आप लिखेंगे 1.5 या 1 अंक, और कोई स्टूडेंट 2 अंक भी प्राप्त कर लेगा। तो इसमें इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा आप लिख रहे हैं। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या होता है कि उसमें फुल मार्क्स या तो मिलेंगे या तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, तो उनका अंकन जो है आसानी तरीके से हो जाता है, आसान तरीके से हो पाता है इस तरह। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, मूल्यांकन की विशेषताएं बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और डीएलएड 2018 में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा मूल्यांकन की विशेषताएं। तो मूल्यांकन की पहली विशेषता यह है कि मूल्यांकन एक व्यापक पद है। दूसरी है कि यह एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब हमेशा चलता रहता है मूल्यांकन। तो 3rd है फ्रेंड्स, मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है, मतलब एक उद्देश्य को निर्धारित करके ही मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चा उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है या नहीं कर लिया है। जितना उसको सिखाया गया है, जितना उसको पढ़ाया गया है, उसको वो अच्छे से समझा पढ़ा है अथवा नहीं है। तो मूल्यांकन जो है उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। 4th है फ्रेंड्स, यह संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था का अभिन्न अंग है, मतलब संपूर्ण शैक्षिक प्रणाली का ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बिना इसके मतलब आप वो नहीं कर सकते, मतलब जांच नहीं कर सकते कि कौन कितना सीखा है, उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हुआ है बालक अथवा नहीं हुआ है, तो इसकी जांच नहीं कर सकते विदाउट मूल्यांकन। तो इसलिए आपका मूल्यांकन जो है शैक्षिक व्यवस्था का अभिन्न अंग है। और 5th है फ्रेंड्स, मूल्यांकन स्वयं मूल्यांकन को उन्नत करता है, मतलब मूल्यांकन के द्वारा स्वयं के मूल्यांकन को भी कर सकता है आदमी, और खुद के मूल्यांकन करके खुद को उन्नत बनाता है, मतलब खुद में विकास करता है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकारों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन भी डीएलएड 2018 में पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो इसके आंसर में लिखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकार, आप ये हेडिंग डालेंगे और उसमें ए नंबर है पहचान पद। पहचान पद के अंतर्गत भी 4 चीजें हैं। पहला है एकांतर या विकल्प उत्तर, मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एकांतर या विकल्प उत्तर का वैकल्पिक उत्तर का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा है बहुविकल्पीय प्रश्न, और तीसरा है मिलान पद, मतलब मिलान जो होता है यहाँ ऐसे मिलाते हैं इसको किससे, मतलब कि आवाज को किसका क्या आवाज है तो वो मिलाते हैं, कुछ भी मतलब चीजें हैं इधर से उधर मिलाया जाता है, तो मिलान पद के अंतर्गत होता है। और चौथा है वर्गीकरण पद। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकार में पहला है पहचान पद के अंतर्गत ये 4 चीजें आती हैं।
उसके बाद नंबर बी आता है फ्रेंड्स प्रत्यास्मरण पद। प्रत्यास्मरण पद के अंतर्गत पहला है सरल पद प्रत्यास्मरण पद और दूसरा आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति भी आसानी से आपको दी रहती है, ऑप्शन दिया रहता है आपको कि इन दोनों में से क्या इस जगह पे भरा जाएगा, तो वो भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न में ही, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों में ही सम्मिलित होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स क्रियात्मक शोध की उपयोगिता बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये डीएलएड 2018 में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा क्रियात्मक शोध की उपयोगिता। पहला, नित्य नई परिस्थितियों में विद्यार्थियों में समायोजन की समस्याओं के अध्ययन में तथा समाधान खोजने में इसकी उपयोगिता है। मतलब कि नित्य नई परिस्थितियों में इसकी उपयोगिता है, विद्यार्थियों में समायोजन की समस्याओं के अध्ययन में इसकी उपयोगिता होती है तथा समाधान खोजने में इसकी उपयोगिता होती है। दूसरा है फ्रेंड जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए यह अनुसंधान उपयोगी है। और तीसरा है फ्रेंड्स बहुमुखी प्रतिभा को निखारने के लिए इसकी उपयोगिता है, मतलब बहुमुखी प्रतिभा का विकास होता है इसके द्वारा। और फोर्थ है फ्रेंड्स विद्यालय के समझ उपस्थित शिक्षण विधि, अनुशासन, पदोन्नति, विषय वस्तु सहभागी क्रियाओं में भी क्रियात्मक शोध की उपयोगिता होती है। तो ये रहे फ्रेंड्स टॉप 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है फ्रेंड्स और इसमें से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो आप लोग जरूर ये वीडियो वॉच करें अच्छे से और लर्न करें सभी क्वेश्चंस को आप याद कर लें। 1 से 2 बार देखेंगे आपको अपने आप ही लर्न हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, समझने की आवश्यकता है। और एग्जाम बहुत ही करीब है, आप लोग अपने मित्रों को शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।